खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 सितंबर को 25 रुपए बढ़ गए। इससे दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 884.50 रुपए हो गई है। वहीं 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1693 रुपए तक पहुंच गई है। मात्र 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा है। इससे पहले 17 अगस्त को कीमतें बढ़ी थी। इस पूरे साल की बात की जाए तो जनवरी 2021 से 1 सितंबर 2021 तक 9 बार एलपीजी की कीमत बढ़ी है। इसी बहाने हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद पिछले 7 सालों में एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना अंतर आया है। जानेंगे कि 7 साल पहले दाम क्या थे और अब क्या हैं। उस समय क्रूड ऑयल का दाम क्या था और अब क्या है। महंगाई उस समय क्या थी और अब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। एलपीजी गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती हैं। देश में आधी से ज्यादा रसोई गैस बाहर से आयात होती है। गैस के भाव इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के फॉर्मूले से तय होते हैं। इस फॉर्मूले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के भाव के साथ ही समुद्री किराया, पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब मिलाकर डॉलर में रेट तय होता है। फिर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कर रेट निकाला जाता है। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में गैस पहुंचाने का किराया, भाड़ा, सिलेंडर भरने का खर्चा, डीलर का कमीशन, जीएसटी, ये सब जोड़कर प्रति सिलेंडर का रेट निकालती हैं। अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी कंपनियां एलपीजी के दाम बढ़ाती हैं। दाम बढ़ने पर भी जनता को कम कीमत में रसोई गैस मिले, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी, जो अब लगभग बंद हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने बजट में रसोई गैस और केरोसिन पर 40,915 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए रखे थे। पूरे साल में सरकार ने करीब 39,000 करोड़ खर्च किए, लेकिन 2021 के बजट में सरकार ने सब्सिडी को घटाकर 1/3 कर दिया है। इस साल 14,000 करोड़ रुपए ही रसोई गैस और केरोसिन पर बतौर सब्सिडी रखे गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से देश में 290 मिलियन यानी 29 करोड़ एलपीजी उपयोग करने वाले घरों को गैस सिलेंडर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसके बंद होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सब्सिडी जमा भी नहीं की गई है। यानी सरकार एलपीजी पर टैक्स बढ़ाकर नहीं कमा सकती तो सब्सिडी घटाकर पैसा बचा रही है। इसीलिए जब कंपनियां गैस के दाम बढ़ाती हैं तो वो सीधे आम लोगों की जेब से निकलता है। डीजल और पेट्रोल की तरह रसोई गैस का मामला भी लगभग बाजार के हवाले है। जानते हैं कितने बढ़ गए हैं दाम। 7 साल पहले की तुलना में एलपीजी के दाम दोगुने हो गए हैं। पिछले दिनों मार्च में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि मार्च 2014 में एलपीजी सिलेंडर का रेट 410 रुपए था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर 401.50 रुपए का था, जो 1 सितंबर 2021 को दिल्ली में 884.50 रुपए हो गया, यानी दोगुने से भी ज्यादा। हर महीने गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं। इस साल एलपीजी की कीमत 9 बार बढ़ी है और ये 190 रुपए महंगा हुआ है। इसके साथ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अब पहले की तुलना में सरकार ने सब्सिडी भी बहुत कम कर दी है। बीते 29 अगस्त को सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई। दिल्ली में अब सीएनजी 45.20 रुपए प्रति किलो मिल रही है। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों के निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला तय किया था। इसके तहत नेचुरल गैस का इस्तेमाल उर्वरकों के उत्पादन और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। गैस सीएनजी और पीएनजी में कन्वर्ट की जाती है, जिनका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन और घरों में कुकिंग गैस के रूप में होता है। हालांकि इस फॉर्मूले के बाद भी सीएनजी की कीमतों में उस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है जैसा कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कीमतों में देखने को मिला है। 3 मई 2014 को दिल्ली में सीएनजी की कीमत 38.15 रुपए प्रति किलो थी। मई 2015 में ये 15 पैसे घटी, लेकिन 1 अप्रैल 2018 को इसमें 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 40.61 रुपए हो गई। 1 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2019 को इसमें 5.09 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 45.7 रुपए प्रति किलो हो गई। इसके बाद सीएनजी की कीमतें घटती बढ़ती रही। फरवरी 2014 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमत 56.71 रुपए प्रति लीटर।
1 सितंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 101.34 और डीजल 88.71 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलग अलग टैक्स लेती हैं। फरवरी 2014 में पेट्रोल का बेस प्राइस 47.13 रुपए था। केंद्र सरकार 10.38 रुपए टैक्स लेती थी। राज्य सरकारों का टैक्स होता था 11.90 रुपए। डीलर का कमीशन होता था 2 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल मिलता था 71.41 रुपए प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो डीजल का बेस प्राइस था 44.45 रुपए प्रति लीटर। केंद्र टैक्स लेता था 4.52 रुपए। डीलर कमीशन होता था 1.19 रुपए। राज्य का टैक्स होता था 5.55 रुपए। डीजल मिलता था 56.71 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल पर कई राज्यों ने वैट बढ़ाया है। वहीं केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। वो भी पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेती है। डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। वहीं राज्यों की बात करें तो ये लगभग पेट्रोल पर 20 रुपए और डीजल पर लगभग 12 रुपए। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन घटी सिर्फ 3 बार। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। अब जानते हैं कि सरकार कितना कमा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने संसद को बताया था कि 2013 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार की कमाई 52,573 करोड़ थी। 2019-20 में यह बढ़कर 2,13,000 करोड़ रुपए हो गई और 2020-21 के 11 महीनों में यह कमाई बढ़कर 2,94,000 करोड़ हो गई। यानी सरकार ने 7 साल में पेट्रोल डीजल से अपनी कमाई 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा ली है। राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर कई तरह के टैक्स और सेस लगाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख वैट और सेल्स टैक्स होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स लगता है। इसके बाद मणिपुर, तेलंगाना और कर्नाटक हैं, जहाँ पेट्रोल पर 35% या उससे अधिक टैक्स लगता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है। मई 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी। एक बैरल यानी 159 लीटर। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद सितंबर में कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे आ गई। ये गिरावट आगे भी जारी रही और जनवरी 2021 में कच्चे तेल की कीमत $54.79 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यानी मनमोहन सरकार जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी हुई हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रुपए की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरेगी। देश जब आजाद हुआ तब $1 $1 के बराबर था। जब अटल जी ने पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपए तक। जब अटल जी ने छोड़ा तो 44 रुपए पर पहुंच गया था, लेकिन इस सरकार में और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपए पर पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी ने यह भाषण तब दिया था जब वे गुजरात के सीएम थे। मई 2014 में जब मोदी पीएम बने तो डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के स्तर के आसपास था। आज 1 सितंबर 2021 को डॉलर के मुकाबले रुपया 73.06 के आसपास है। डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर नहीं चुकाते हैं। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है जिसमें वो लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। रुपए के कमजोर होने से महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाता है। डॉलर में होने वाला भुगतान कॉस्टली पड़ता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर पड़ता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में पेट्रोल और डीजल का कंबाइंड वेटेज 4.7% है। इस साल फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार से पेट्रोल और डीजल से जुड़े अप्रत्यक्ष करों में कटौती करने का आग्रह किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोलियम का दाम 10% बढ़ने पर खुदरा महंगाई करीब 1% बढ़ जाती है। सड़क परिवहन में डीजल इस्तेमाल होने की वजह से उससे ढोए जाने वाले सामान की लागत भी बढ़ती है, जिसमें खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान शामिल हैं। हालांकि इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर और एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी का कहना है कि 1 सितंबर को जिस तरह एलपीजी का दाम बढ़ा उससे यही लगता है कि सरकार पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों पर टैक्स लगाना चाहती है, वहीं एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करना चाहती है। अंशुमान तिवारी का कहना है कि 1 सितंबर के फैसले से यही संकेत मिलता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।